हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीवन कौशल का पार्ट 3। तो देखो, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ज़रूर देख लें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके का जो सिलेबस है जीवन कौशल का, उसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा के बारे में आप सभी लोगों ने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स या अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास होता है, बाल विकास में भी एक चैप्टर है अभिप्रेरणा, उसमें पढ़ा ही होगा। फिर भी चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अभिप्रेरणा होती क्या है। तो अभिप्रेरणा जो सिंपली अगर हम देखें तो एक तरीके की ये इंटरनल पावर होती है, एक आंतरिक शक्ति होती है। ठीक है, आंतरिक शक्ति यानी व्यक्ति के अंदर ये पाई जाती है। इसको आप बाहरी रूप से देख नहीं सकते, इसको ठोस रूप में नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये क्या होती है? काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है। ये क्या है? काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है, ये एक आंतरिक शक्ति है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए शक्ति प्रदान करती है और तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर ले जाने वाली जो आंतरिक शक्ति है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। तो इसके बारे में आपने कुछ बातें यहाँ से स्पष्ट हुई होगी। तो अभिप्रेरणा के बारे में अगर हम बात करें तो पहला इसमें क्या था कि यह एक आंतरिक शक्ति होती है। ठीक है, और कैसी होती है? काल्पनिक होती है। दूसरा, ये क्या है? ये आपको व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। और ये जो आपका अभिप्रेरित व्यवहार है, ये उद्देश्य की प्राप्ति तक आपके अंदर कंटिन्यूअस बना रहता है। जब आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो अभिप्रेरणा आपके अंदर से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति के लिए शारीरिक क्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। तो यह एक निश्चित दिशा में उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति की ओर होती है। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर है क्या? अभिप्रेरणा के अगर हम तत्व के बारे में बात करें तो अभिप्रेरणा के जो आवश्यक तत्व 3 होते हैं: आवश्यकता, अंतर्नोद और तीसरा क्या है? प्रोत्साहन। ये अभिप्रेरणा के आवश्यक तत्व हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यकता के बारे में। तो देखो, आवश्यकता आपको पता है 2 प्रकार की होती है: जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता क्या होती है? जो आपके शरीर से संबंधित, जो आपको की जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता जो है आपका, ये अभिप्रेरणा का सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा आपके अंदर कब आएगी? जब आपके अंदर कोई किसी भी चीज़ के लिए क्या उत्पन्न होगी? आवश्यकता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आवश्यकता कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की: जैविक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। जो आपके शरीर से संबंधित आवश्यकता होती है उसे हम जैविक आवश्यकता कहते हैं। जैसे भूख हो गई, प्यास है, नींद है, काम है, मलमूत्र त्याग करना। तो ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी जैविक आवश्यकता कहलाती है। दूसरी आवश्यकता क्या होती है आदमी को? सोशलॉजिकल नीड्स होती हैं, सामाजिक आवश्यकता होती हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है तो उसको क्या होगी? वो उसको सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, सम्मान चाहता है, वो उपलब्धि प्राप्त करने की उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है, दूसरों पर आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दूसरों से अच्छे संबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वो सब किस में आ जाती है? आपकी सामाजिक आवश्यकता में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी आवश्यकता होगी। अब हम बात करेंगे अंतर्नोद के बारे में। देखो, अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। अब ड्राइव का मतलब क्या है? ड्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज को चलाना, किसी भी चीज को रन करना। ठीक है, अब देखो, पहला क्या था? पहला आपके अंदर आवश्यकता उत्पन्न होगी। अब जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर की जो क्रियाशीलता है, व्यक्ति के अंदर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। इसमें आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से खुद को अधिक सक्रिय और तनावग्रस्त मतलब तनाव में आ जाता है। जिससे कि अब भाई आवश्यकता उत्पन्न हुई, आवश्यकता उत्पन्न हुई। जैसे मान लो आपको भूख लगी, तो आपकी यहाँ पे आवश्यकता क्या है? आपको भोजन प्राप्त करना है। ठीक है, आपको क्या प्राप्त करना है? भोजन प्राप्त करना है। समझ में आया? अब जब भोजन प्राप्त करने जाओगे आप, तो आप ये आपके अंदर की एक आंतरिक अवस्था होगी, अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी, वो सॉरी आवश्यकता उत्पन्न होगी। अब क्या होगा? अब इसको प्राप्त करने के लिए आप सोचोगे कि मैं भोजन को प्राप्त कैसे करूँ। तो वो आप क्या होगे? उसके लिए सक्रिय होगे, आपके अंदर तनाव आएगा, एक तरीके का मानसिक तनाव आएगा। ठीक है, तो ये कि आपका क्या हो जाएगा? अंतर्मुख हो
तो जो तनाव होता है, जो अधिक सक्रियता होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, अंतर्नोद कह देते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो आपको भूख लगी है, तो भूख से संबंधित जो अंतर्नोद होता है उसे हम भूख अंतर्नोद कह देते हैं। प्यास लगी है, प्यास से संबंधित जो अंतर्नोद होता है उसे हम प्यास अंतर्नोद कह देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि ये जो अंतर्नोद होता है कि सभी के लिए अलग अलग होता है, भूख के लिए अलग होता है, प्यास के लिए अलग होता है, या दूसरों पर आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति जो होती है उसके लिए अंतर्नोद अलग होता है। तो कहने का मतलब अंतर्नोद कुछ नहीं है, जब आपके अंदर आवश्यकता उत्पन्न होगी, आवश्यकता उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप क्या हो जाओगे, अधिक सक्रिय हो जाओगे, आपके अंदर तनाव आ जाएगा, उसी तनाव को हम क्या कहेंगे, अंतर्नोद कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है आपका प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है, देखो प्रोत्साहन को हम लक्ष्य भी कहते हैं। अब देखो ये प्रोत्साहन को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंटिव्स या पुल। ठीक है, तो ये क्या है, वातावरण की वह वस्तु जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब वस्तु क्या हो सकती है भाई, वस्तु जैसे मान लो आपकी यहाँ पे क्या हो सकती है, भोजन, आपकी वो वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे आपके अंदर पहले आवश्यकता उत्पन्न हुई, फिर अंतरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब अंतर्नोद उत्पन्न हो गया, अब आपका ये जो अंतर्नोद है ये आपके अंदर बना रहे। ठीक है, तो उसके का काम कौन करेगा, वो लक्ष्य उसका काम करेगा। भाई डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य कैसा है। ठीक है, जैसे भूखे व्यक्ति के अंदर जो इंसेंटिव या लक्ष्य होता है वो क्या होता है, भोजन होता है, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जब उसको भोजन प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर की जो आवश्यकता होती है समाप्त हो जाती है। आवश्यकता समाप्त होगी तो क्रियाशीलता भी समाप्त हो जाती है। तो प्रोत्साहन का मतलब कुछ नहीं, प्रोत्साहन एक तरीके की ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्रोत्साहन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, अब धनात्मक प्रोत्साहन क्या होता है, धनात्मक प्रोत्साहन उस प्रोत्साहन को कहा जाता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और उसे प्राप्त करने से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जैसे भोजन और पानी, भोजन व पानी, ये क्या आपके हो गए, धनात्मक प्रोत्साहन हो गए। और ऐसे कुछ प्रोत्साहन होते हैं जिससे व्यक्ति दूर भागना चाहता है। ठीक है, दूर रहना चाहता है, तो इनको क्या कहेंगे, हम ऋणात्मक प्रोत्साहन कहेंगे। जैसे आपका दंड हो गया, आलोचना हो गई, ये सब क्या है, आपके ऋणात्मक प्रोत्साहन है। ठीक है, तो ऐसे प्रोत्साहन व्यक्ति जिनको प्राप्त करना चाहता है, ऐसे लक्ष्य जिनको प्राप्त करना चाहता है उन्हें धनात्मक प्रोत्साहन कहते हैं, और जिनसे दूर भागना चाहता है ऋणात्मक प्रोत्साहन कहते हैं। आई थिंक आप clear हो गए। ठीक है, अब आ जाओ अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। अब देखो, अभिप्रेरणा को की हम बात करें तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण और अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। देखो समझेंगे कि ये होते क्या है। बात कर लें कि शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण, जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या संबंधित किससे होगा, ये आपके शरीर से संबंधित होगा, आपकी जैविक आवश्यकताओं से संबंधित होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है उसे हम क्या कहते हैं, जो आवश्यक है उसे हम क्या कहेंगे, जैविक अभिप्रेरण। यानी शारीरिक अभिप्रेरण या जैविक अभिप्रेरण उसे कहा जाता है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तथा उसमें ये जन्म से ही मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब से मौजूद होंगे, जन्म से ही इसमें क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि ये क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं ये, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब समझ रहे हो कि यूनिवर्सल होते हैं, ये प्रत्येक ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाएंगे, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे आप मुझे बताओ कि जैविक अभिप्रेरण हुआ क्या, तो आपका जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, ठीक है, मलमूत्र त्याग है, ये सब आपके यूनिवर्सल होंगे, प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश का हो। तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, ये सार्वभौमिक होते हैं। दूसरी चीज, ये कब से पाए जाते हैं, आपके जन्म से पाए जाते हैं। समझ में आ गया, तो इतनी दो बात ध्यान रखनी है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरण है या शारीरिक अभिप्रेरण है, या निम्न में से जैविक अभिप्रेरण की कौन सी विशेषता है, तो उसमें दे देगा ये सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, सार्वभौमिक। दूसरा देखो, अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। तो ये क्या होता है, देखो अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण का मतलब ये हुआ कि ये आपको जन्म से प्राप्त नहीं होगा, पहली बात तो भाई अर्जित किया हुआ है, और ना ही ये सार्वभौमिक होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जैसे आपको सम्मान पाना है,
या आपको धन कमाने की इच्छा है या दूसरों पर आधिपत्य जमाने की इच्छा होती है, ये आपको क्या होता है, ये अर्जित हुआ मतलब आप जब समाज में आते हो, समाज के लोगों को देखते हो कि लोगों की वैल्यू से आप मान लो समाज में आए, आपने देखा कि ये डीएम की वैल्यू बहुत होती है, डीएम का बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो डीएम को देख करके आपके अंदर जो अभिप्रेरण उत्पन्न होगा, उसे हम कहेंगे अर्जित अभिप्रेरण, मतलब आपने बाहर से अर्जित किया है, जन्म से नहीं है आपके अंदर, ठीक है? तो ये सार्वभौमिक नहीं होता। देखो आपको पता है कि प्रत्येक का लक्ष्य, किसी का लक्ष्य टीचर बनना होता है, किसी का लक्ष्य इंजीनियर बनना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये क्या है आपका सार्वभौमिक नहीं होते, ना ही जरूरत होते हैं, और ये जीवन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते। अगर ये ना भी हो तब भी आप अपने जीवन को जी सकते हो, ठीक है? समझ में आ गई ना बात मेरी? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्जित, ये तो हो गया अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। अब देखो इसमें क्या है ना, अर्जित और सीखा हुआ अभिप्रेरण किसके भी प्रकार होते हैं, इसके भी क्या है प्रकार होते हैं। तो इसके देखो पहला जो प्रकार है, इसके वैसे 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 6 प्रकार। तो पहला है उपलब्धि अभिप्रेरण, ठीक है? तो ऐसा अभिप्रेरण जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिले, ठीक है? जिसको क्या मिले, अधिक से अधिक सफलता मिले, उसको हम क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरण कहते हैं, ठीक है? तो जैसे किसी चीज को अपने से अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की जो इच्छा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक मान लो क्लास में एक बच्चा है, कोई चाहता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, क्लास में फर्स्ट आऊँ, तो वो क्या है, वहाँ पे कौन सा अभिप्रेरण है, वो वहाँ पर है उपलब्धि अभिप्रेरण। क्यों? क्योंकि वो एक उपलब्धि हासिल करना चाह रहा है, एक अचीवमेंट लेना चाह रहा है कि वो क्लास में क्या है, फर्स्ट आए। तो क्लास में फर्स्ट आने के लिए क्या करेगा, वो कार्यों को अच्छे से अच्छे ढंग से करेगा, जिससे उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, उपलब्धि अभिप्रेरण हो गया। अब देखो यहाँ पे अगला जो है आपका संबंधन अभिप्रेरण है। संबंधन अभिप्रेरण को हम कहते हैं एफिलिएशन मोटिवेशन। तो ये क्या है, अपने साथियों अन्य लोगों के समूह में खुद को अच्छा दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम संबंधन अभिप्रेरण कहते हैं। संबंधन अभिप्रेरण जो होता है, ये सबसे अधिक जो है 13 से 15 साल के बच्चों में जो है ये अधिक स्पष्ट और विशिष्ट होता है। मतलब ये क्या चाहते हैं लोग, अब ये इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने दोस्त बनाना चाहता है, दोस्तों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अपने साथियों, अन्य लोग हो सकते हैं, आपके माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, शिक्षकों से प्रशंसा पाने की जो इच्छा होती है लोगों के, बच्चों के अंदर, तो ये क्या आपका कहलाता है, संबंधन अभिप्रेरण कहलाता है, ठीक है? अगला देखिए, अगला आपका है चिंता ह्रास अभिप्रेरण। चिंता ह्रास अभिप्रेरण, ठीक है? अब देखो चिंता ह्रास अभिप्रेरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताता हूँ। तो चिंता ह्रास अभिप्रेरण क्या होता है कि भाई आप जैसे मान लो किसी भी चीज को सीखना चाह रहे हो, आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो। अब मुझे आप बताओ, चीज को सीखने के लिए आपको आपके अंदर चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपके अंदर चिंता नहीं होगी, आपके अंदर ड्राइव उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पे तो ड्राइव यानी हमने जो अंतर्नोद पढ़ा था, उसी को हम कहते हैं चिंता। क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। जब भाई आवश्यकता होगी, उसके बाद आपके अंदर ड्राइव, आपके अंदर सक्रियता उत्पन्न होगी, तनाव होगा यानी चिंता होगी, तभी तो आप चीज को सीखोगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि चिंता जो है आपके सीखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? अब है क्या, अब देखो चिंता एक लिमिट तक, चिंता की एक सीमा होती है, एक लिमिट तक आप चिंता करोगे तो ठीक है, आपके सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उसको सीख जाओगे। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता करोगे तो चिंता क्या होती है, चिंता, अधिक चिंता करने से क्या होता है, आपके सीखने का ग्राफ नीचे आने लगता है, मतलब आप सीखना कम कर देते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, इस ग्राफ को देखिए, एक तरफ दे रखा है सीखने की मात्रा और एक तरफ दे रखी है चिंता, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, जैसे ही आप यहाँ से, जैसे मान लो आपकी चिंता यहाँ पे कितनी है, 10 है, तो चिंता यहाँ पे 10 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 चिंता है। यहाँ पे चिंता आपकी हो गई 20, यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे 60 है। तो जैसे जैसे चिंता आपकी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी सीखने की मात्रा भी बढ़ रही है। देखो यहाँ तक बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, ठीक है? यहाँ तक देखो बढ़ रही है। अब जैसे ही आप इससे ज़्यादा चिंता करोगे, चिंता यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है? यहाँ चिंता क्या होगी, मैक्सिमम। अब इससे आगे चिंता बढ़ोगे, देखो यहाँ पे ये चिंता, देखो चिंता की मात्रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अबाउट मान लो 12 हो जाएगी, यहाँ पे लगभग 18 हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो गई। जैसे चिंता आप आगे बढ़ाओगे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक चिंता आपकी मैक्सिमम हो गई, यहाँ तक चिंता करोगे तो ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, आपके सीखने की मात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन इससे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपकी चिंता बढ़ने पर सीखने की मात्रा देखो कम होती जा रही है, नीचे होती है, आप नीचे की तरफ आ रहे हो,
ठीक है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, आप नीचे की तरफ आ रहे हो। तो कहने का मतलब ये जो बिंदु है ये आपका संतुलित बिंदु कहलाता है। यहाँ पे इतनी चिंता करोगे तो आपका जो सीखना होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, चिंता ह्रास का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो वो उल्टा यू आकार में होता है। कैसा होता है, उल्टा यू आकार में होता है। ठीक है, और चिंता जो होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, संतुलित मात्रा में, सॉरी, चिंता जो होनी चाहिए वो आपकी संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सत्ता अभिप्रेरण। सत्ता अभिप्रेरण क्या होता है, देखो सत्ता का मतलब आप जानते ही हो, किसी भी चीज की सत्ता या दूसरों पर आधिपत्य जमाना, ये क्या कहलाता है, सत्ता कहलाता है। तो सत्ता अभिप्रेरण का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरों पर चेतन या अचेतन रूप से वांछित प्रभाव, ये वांछित है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के नोट्स हैं उसमें काफी गलतियां की उसमें, तो वांछित प्रभाव या नियंत्रण उत्पन्न करने की जो इच्छा होती है वो सत्ता अभिप्रेरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सत्ता अभिप्रेरण कहलाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरों पर आधिपत्य जमाना, उन पर अपना नियंत्रण दिखाना, ये भी क्या है, अभिप्रेरण है। अब जैसे मान के चलो यार, अब जैसे ये सांसद होते हैं, कौन होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। अब कोई भी आदमी विधायक क्यों बनना चाहता है, आपको बताओ, क्यों सांसद बनना चाहता है, क्यों डीएम बनना चाहता है, क्यों, क्योंकि उससे भाई कहीं ना कहीं उसके अंदर मोटिवेशन होता है कि भाई दूसरों पर मेरा प्रभाव होगा, दूसरों पर मेरा नियंत्रण होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है सत्ता अभिप्रेरण। उस समय जो डीएम बनने का अभिप्रेरण होता है या सांसद बनने का आपके अंदर अभिप्रेरण है, उसमें कहीं ना कहीं आपका सत्ता अभिप्रेरण पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण। आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण क्या होता है, दूसरों को शाब्दिक, शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि हमारे अंदर कुछ ऐसी अ, अभिप्रेरक उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने या आघात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपके उत्पन्न होता है, ये अनुचित कुंठा के रूप में उत्पन्न होता है। ये आपका एक तरीके से कह सकते हो नकारात्मक अभिप्रेरण है आपका। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा होता है कक्षा में, आप किसी शिक्षक ने किसी बच्चे को जब मार देता है तो उसके अंदर उस शिक्षक के प्रति अनुचित कुंठा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव जो है आपका मोटिवेशन उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, शाब्दिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आक्रमणशीलता का विप्रेरण। अगला जो लास्ट है वो आपका है अनुमोदन अभिप्रेरण। कौन सा है, अनुमोदन अभिप्रेरण। तो ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जिन्हें, इससे तात्पर्य दूसरों से जिन्हें वे अधिक महत्वपूर्ण समझता है, धनात्मक मूल्यांकन यानी प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि पाने की उम्मीद से होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति से जिन्हें वे अधिक महत्वपूर्ण समझता है। कहने का मतलब यह है कि आप जानते हो कि जैसे आप किसी विद्यालय में पढ़ते हो तो कुछ शिक्षक ऐसे होते होंगे जो जो आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे, बहुत अच्छे आपको लगते होंगे। तो आप कोशिश क्या करोगे, उनसे आप धनात्मक मूल्यांकन लेने की कोशिश करोगे, उनके सामने ऐसे काम करोगे जो वो आपकी प्रशंसा करें। ठीक है, यानी उनसे आप अनुमोदन पाने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं क्या पाने की कोशिश करते हो, अनुमोदन पाने की जो कोशिश करते हो, वो क्या कहलाता है, आपका अनुमोदन अभिप्रेरण होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको टीचर से वाहवाही लूटनी है, उसकी प्रशंसा पानी है, वो आपकी प्रशंसा करे 4 लोगों में, तो आप क्या करोगे भाई, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे, तभी तो वो टीचर आपकी प्रशंसा करेगा। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पे जो अभिप्रेरण उत्पन्न होगा वो आपका कहलाएगा अनुमोदन अभिप्रेरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माता पिता से भी अनुमोदन पाने की इच्छा रखते हैं। तो अनुमोदन का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे अप्रूवल से होता है। ठीक है, अप्रूवल, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करें, आपको अच्छा बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये अनुमोदन अभिप्रेरण लास्ट था। तो अगला जो टॉपिक यहाँ पे आता है वो सीखने में महत्वपूर्ण अभिप्रेरण एवं प्रोत्साहन का महत्व। तो देखो सीखने में महत्वपूर्ण अभिप्रेरण प्रोत्साहन का महत्व क्या है, देखो यहाँ पे तो पहला है सीखने का उद्देश्य। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा सीखने का उद्देश्य क्या है आपका, आप क्यों सीखना चाह रहे हो। ठीक है, या किस लिए आप सीखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सीखने का उद्देश्य से तात्पर्य क्या है, या छात्रों द्वारा सीखे जाने वाले उद्दीपन या पाठ्य पर उद्देश्यपूर्ण ध्यान देना। ठीक है,
जो आप पाठ सीख रहे हो उस पर ध्यान देना, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण ध्यान देना कि आपको फाइनली इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है, सीखने का उद्देश्य कहलाता है। दूसरा क्या है, पुरस्कार एवं दंड। इससे भी क्या होता है भाई, इससे भी आपको अभिप्रेरण मिलेगा। अगर आपको कोई पुरस्कार दे रहा है तो आप और ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे, अगर आपको कोई दंड दे रहा है तो भाई आप उससे निपटने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अभिप्रेरण हो गया। ठीक है, प्रकृति एवं परिणाम का ज्ञान। देखो, प्रकृति एवं परिणाम का ज्ञान का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर बच्चों को साथ साथ हमें परिणाम का ज्ञान देते रहना चाहिए कि वो कितना सीख रहे हैं, उन्हें कितनी मेहनत और करनी है, जिससे कि वो आगे और भी अभिप्रेरित हो सके। भाई कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, आपने उससे कहा कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वो उससे क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है भाई, अब वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रकृति और परिणाम का ज्ञान भी होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो वो है प्रशंसा एवं निंदा। ये तो सभी को पता ही होगा भाई, प्रशंसा एवं निंदा का मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रशंसा कर रहे हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निंदा कर रहे हो तो निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो स्पर्धा, प्रतियोगिता एवं सहयोगिता। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, बच्चों के अंदर कई प्रकार की स्पर्धा प्रतियोगिता कराई जाए, और सहयोगिता मतलब लोगों का एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन कराया जाए। तो कहने का मतलब ये है, इससे भी बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरणा उत्पन्न होगी स्पर्धा प्रतियोगिता में, जिससे कि हर एक बच्चे ये चाहेगा कि भाई मैं प्रतियोगिता में जीत जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो मेहनत करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार या आकांक्षा स्तर। तो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप बच्चे को उसका लक्ष्य बता दोगे, ठीक है, उसका लक्ष्य आप बच्चे को बता रहे हो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि वो फिर उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा, उसी को पाने के लिए व्यवहार करेगा। तो इससे भी क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन उत्पन्न होगा। ये भी क्या है, इसीलिए अभिप्रेरणा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार के लिए। प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन। तो देखो, प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन का मतलब क्या हुआ। प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और समाज आपको उस चीज़ को कार्य करने के लिए मतलब प्रोत्साहन दे रहा है। ठीक है, प्रोत्साहन दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप भाई, आपका ये गोल है कि आपको एक टीचर बनना है, तो समाज भी क्या चाहेगा भाई, आप एक टीचर बन रहे हो तो आपको एक तरीके से प्रोत्साहित करेगा कि भाई टीचर की क्या होती है, एक वैल्यू होती है समाज में। तो समाज क्या करेगा, उस चीज़ को अप्रूवल करेगा। अब आपसे आप ये कहो कि मुझे चोर बनना है, तो समाज आपको अनुमोदन देगा, नहीं देगा बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, प्रोत्साहन के रूप में व्यवहारिक व्यवसायिक लक्ष्य। कभी कभी क्या होता है भाई, आप कोई भी व्यवसायिक लक्ष्य आप बनाना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी प्रेरणा क्या होती है, उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होती है भाई। अब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि उसमें कितना प्रॉफिट हमें होना है, और मुझे आगे कितनी ज़्यादा अर्निंग होगी, या कुछ भी आपका जो भी मोटिवेशन रहा हो, तो ये भी क्या आपको क्या करता है, कहीं ना कहीं आपका जो इस आपके अंदर अभी प्रेरणा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, व्यावसायिक लक्ष्य के द्वारा। तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।